पॉइंट नंबर 1 दोस्तों, आपका पहला पेपर जो है वो 16 सितंबर को है, ठीक है। और मैं जनरली बच्चों को यही कहता हूँ कि 1.5 डेज़ मत डिवोट करिए अपनी पहले पेपर को, क्योंकि आप ऐसा सोचिए आपके पास पहले पेपर को प्रिपेयर करने के लिए अनलिमिटेड टाइम है, ठीक है। 1-2 दिन पहले प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, आपके पास ऑलरेडी पहले पेपर का बिल्डअप बोलते हैं ना, डर होता है, आप ऑलरेडी नर्वस होते हो, एग्ज़ाम नियर बाय होता है। तो इन सारी चीज़ों के बीच में ना पहले पेपर में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सबको। आपके पास अगर कॉन्फिडेंस रहेगा ना दोस्तों, तो आप परफॉर्म कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू दी एस्पिरेंट जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। सो कॉन्फिडेंस लाने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। 11 तारीख से 11 सितंबर परसों से आपको अकाउंट्स की प्रिपरेशन शुरू कर देनी है, ठीक है। अब अकाउंट्स के साथ ना आपको एक और सब्जेक्ट लेना है जो आपको टफ लगता है, विच इज़ लॉ हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है, या इकोनॉमिक्स भी हो सकता है। जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लगे, जो भी सब्जेक्ट जिससे बेसिकली आप जैसे कि यूजुअली क्या होता है, अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट से दूर चले जाओ तो वो भी आपसे दूर चला जाता है, ठीक है। आप भी उसको भूल जाते हो। तो आप लॉ ले सकते हो डेली बेसिस पे। तो आपको बेसिकल प्लान कैसे करना है, 11 सितंबर से 11 से 16 तक आपको डेली 8 to 10 आवर्स अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। और लास्ट के दिन में जब 2-3 घंटे बचे, जब आप टायर्ड हो जाओ अकाउंट्स पढ़ के, तब आपको ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पढ़ना है फॉर द 2 और 3 आवर्स, जैसे भी आपको टाइम मिले। एटलीस्ट 2 घंटे के लिए ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जस्टिफाई करता हूँ। पहली चीज़ तो ये, आपको जब पहला पेपर के लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है ना, वो कैसे आएगा, आप जब मॉड्यूल के अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे और मॉड्यूल के एक एक इलस्ट्रेशन, बेसिक इलस्ट्रेशन और टेस्ट नॉलेज के बेसिक क्वेश्चन से लेके हार्ड क्वेश्चन तक जाएंगे ना, ऑडिट करते हुए, एटलीस्ट ऑडिट करते हुए, राइटिंग प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा मैं, एटलीस्ट ऑडिट भी करेंगे ना दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैं सारे चैप्टर के सारे सम्स देख पा रही हूँ। तो वो एक चीज़ बहुत हेल्प करेगा आपको। और साथ में जब आपका टफ सब्जेक्ट भी डेली बेसिस पे आप रिवाइज करोगे ना, तो थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन भी आएगा कि मेरी प्रिपरेशन सही चल रही है। और अगर आपने अभी तक अकाउंट्स के लिए मॉक टेस्ट पेपर नहीं दिया था, तो आप लास्ट में जाके या तो 11 तारीख को ही, या तो लास्ट में जाके, जो मैं नहीं कहता, 11 तारीख को एक मॉक टेस्ट पेपर दे देना। जैसे कि आप 11 तारीख को उठो, 8 से 11 बजे तक एक मॉक टेस्ट पेपर दे दो, 2-3 घंटे लगा के उसे एनालाइज कर लो और देखो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। फिर 6 दिन उसको डिवोट करो, उस मिस्टेक्स पे अपने काम करो कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट में मैं वीक हूँ, ये सिली मिस्टेक्स मुझसे होती हैं, तो मैं ये 6 दिन एकदम मेरे पास टाइम है और मैं इन्वेस्ट करके इन सारी चीज़ों पे काम करके पहला पेपर देने जाऊँगा या जाऊँगी, ठीक है। सो ये चीज़ आप कर सकते हैं। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी फैकल्टीज़ जो है ना 1 डे मैराथन कंसिडर कर रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास टाइम है दोस्तों, 5-6 दिन का टाइम है अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो आप जैसे कि कोई टॉपिक है, जैसे कंपनी अकाउंट्स हो गया, आपको लेट्स सपोज वो डिफ़िकल्ट लगता है, तो पहले क्या करो, पहले उसका मैराथन देख लो, 1 शॉट मैराथन, 2-3 घंटे 4 घंटे का, पहले उसको मैराथन देख लो, फिर खुद से मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करो, इतना टाइम रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा आपको कि इस तरीके से आपको पहला पेपर प्रिपेयर करना है। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत बच्चे कंप्लेन करते हैं कि भैया की रिवीजन की जो स्पीड है ना वो बहुत स्लो है। तो इसीलिए यूट्यूब बनाया गया है दोस्तों, इसीलिए फैकल्टीज़ रिवीजन मैराथन, 1 शॉट रिवीजन, 1 डे मैराथन रिवीजन लेती है, कि जब लास्ट में जब दिन बहुत कम बचे और आपको बहुत ज़्यादा रिवाइज़ करने को रह जाए ना, तो आप उन सारे मटेरियल का यूज़ करें। तो बहुत सारी फैकल्टी 1 डे मैराथन्स ले रही है, उनको देखो 2x पे चला के, लेट सपोज 11-12 घंटे का होगा, आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, 1 सीटिंग लगा लेंगे, उसे कुछ नहीं तो 8 घंटे में फिनिश कर लेंगे 2x बेसिस पे। तो अगर आपको स्पीड करनी है, आपकी रिवीजन को स्पीड अप करना है, तो प्लीज़ ऐसे सारे मटेरियल का यूज़ करिए। अगर आपके पास चार्ट बुक है, उनका यूटिलाइज़ कर लीजिए। आपने खुद से नोट्स प्रिपेयर किया, उनका यूटिलाइजेशन करिए। तो इस तरीके से अपना आप रिवीजन की स्पीड बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्होंने अभी तक पढ़ाई तो की है, मतलब कंसिस्टेंटली वो 3-4 महीने 2 महीने से प्रिपरेशन तो करते आए, बट राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है अकाउंट्स और लॉ जैसे सब्जेक्ट में। अकाउंट्स का मैंने बता दिया कि आप मॉक टेस्ट पेपर दे देना 11 तारीख को, और उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर दे के खुद को एनालाइज करके 6 दिन काम कर लेना अपने ऊपर। अब लॉ के लिए आप क्या कर सकते हैं, लेट सपोज आप लॉ के लिए मॉक टेस्ट पेपर नहीं देना चाहते क्योंकि आप डरे हुए हैं, क्या पता कम मॉक टेस्ट पेपर में मार्क्स कम आ जाए तो मेरा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, बहुत बच्चे ये भी कहते हैं। तो उसका भी सोल्यूशन मेरे पास है, विच
तो मैं ये कह रहा था दोस्तों, जैसे कि अगर लॉ जैसे सब्जेक्ट में आपके पास राइटिंग प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कुछ भी नहीं किया ना, तो हर चैप्टर से ना मिनिमम 3 क्वेश्चन एट मैक्स कह रहा हूँ मैं दोस्तों, 3 क्वेश्चंस उठाइए जो सबसे टफ लगे आपको। आप बाकी के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को ऑडिट कर लीजिए, चलेगा। बट जो 3 टफ क्वेश्चंस हैं ना, जो आपसे नहीं बने, जो आपको लिटरली समझ में नहीं आया, उनको याद करिए और उनकी राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए। हर एक चैप्टर से 3 क्वेश्चन, हर एक चैप्टर से 3 क्वेश्चन कर लीजिए। आप इतने बोलते ना, इतने कंडीशन में आ जाएंगी कि आप वो 3 घंटे अच्छे से पेपर लिख सकें। तो ये आपकी मैंने राइटिंग प्रैक्टिस वाली बात बता दी। अब अपने पास ये पॉइंट आ जाता है दोस्तों कि अभी तक आपने लेट सपोज 70%, 80%, 60% सिलेबस कंप्लीट किया है और 100% सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है। तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि ट्राई करिए एट लीस्ट बेयर मिनिमम 75% या 70% तो सिलेबस ज़रूर कंप्लीट करिए। तब ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं दोस्तों पेपर क्लियर करने के, 40 मार्क्स स्कोर करने के बहुत इजीली हो जाते हैं। अगर आपने 70% सिलेबस कंप्लीट किया है तो लेट सपोज लॉ में आपने सिर्फ 70% सिलेबस कंप्लीट किया है, कोई बात नहीं, परफेक्ट है। मैं कह रहा हूँ आप पास हो जाएंगे, अपने आप पे भरोसा रखिए। बट अभी आपको क्या करना है, वो जो जितना 70% चैप्टर्स आपने किया है ना सिलेबस का, आप उन पे परफेक्शनिस्ट बन जाइए। डेली बेसिस पे उन्हीं चैप्टर को ना रटिए, रटते रहिए। मतलब ये दुखना चाहिए इतना, उतना उनको रिवाइज कर लीजिए डेली बेसिस पे। तो आप इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। एबीसी एनालिसिस के ऊपर मत रिलाई करिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही गंदी हैबिट है। सीए फाउंडेशन में एबीसी एनालिसिस वर्क कर जाती है, बट सीए इंटर, सीए फाइनल में बिल्कुल काम नहीं करती है, बिल्कुल भी काम नहीं करती है। तो ये हैबिट को ना छोड़ के आ जाइए, ठीक है। इसलिए मैं कभी भी कहता नहीं कि एबीसी एनालिसिस को आप फॉलो करें। अब इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि एग्रीगेट नहीं बन रहा है, कि मेरा जो है ना पास्ट में मैंने अटेम्प्ट दिया था बट मेरा एग्रीगेट नहीं बना, एग्रीगेट की वजह से मैं फेल हो गया। तो उसके लिए दोस्तों 2 सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स, इको। अकाउंट्स क्यों है मैं बताता हूँ। आपके पास अनलिमिटेड टाइम मिलता है अकाउंट्स को रिवाइज करने का। अकाउंट्स डुएबल सब्जेक्ट है दोस्तों, रीज़न बीइंग स्टेप मार्किंग के आपको मार्क्स मिलते हैं, अकाउंट्स में ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। मतलब बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं ना बहुत ही कम कम टाइम लेते हैं बट ज़्यादा आउटपुट देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अकाउंट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना सो दैट आपका एग्रीगेट बन जाए। और अकाउंट्स में ना दोस्तों 60 से नीचे सोचना ही नहीं, एग्जामिशन लाना ही लाना है। दूसरा सब्जेक्ट है दोस्तों इको। इको सबसे बेसिक सब्जेक्ट है दोस्तों। कॉन्सेप्ट को समझिए, जो दिया है मॉड्यूल में सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लीजिए, कुछ कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं, दैट्स इट। इको को पढ़ने का बेस्ट तरीका यही है कि जैसे जैसे आप आईसीएस स्टडी मटेरियल को पढ़ रहे हैं ना, आप अपने अंदर दिमाग में उन सारी चीज़ों का हिंदी में मतलब बिठा लीजिए, सो दैट एमसीक्यूज़ कैसे भी बन जाए, किसी भी टाइप का एमसीक्यू बन जाए, आप उसको समझ सकते हैं। अगर आप समझ सकते हैं तो आप वो चारों में से बेस्ट अल्टरनेटिव निकाल भी लेंगे कि यही सबसे मतलब मोस्ट लाइकली आंसर यही ही होगा, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट को टारगेट करिए कि 60 प्लस लेके आएँ। अगर आपने 2 सब्जेक्ट में 120, 2 सब्जेक्ट से 120 क्रॉस कर लिया है दोस्तों, आप फेल हो ही नहीं सकते एग्रीगेट की वजह से। तो वो 2 सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है, अकाउंट्स एंड इको। दोस्तों जब मैं स्ट्रीम करने आता हूँ ना डेली बेसिस पे, तो मुझे ना बच्चे ना बहुत ही स्मार्ट बच्चे आते हैं स्ट्रीमिंग पे, तो वो मुझे सामने से ही हर एक चीज़ बता देते हैं। जैसे कि अगर मैं उनसे पूछूँ स्ट्रीमिंग पे कि सीए फाउंडेशन के बच्चों मुझे प्लीज़ बता दो कि इस बार का जो पेपर है सितंबर 25 का, वो कौन सा पेपर टफ आने वाला है, तो वो लोग बहुत ही स्मार्टली दोस्तों बता देते हैं कि लॉ का पेपर टफ आने वाला है, ठीक है। बट मैं उनको बता दूं कि ये सबसे ख़राब वे है टू प्रिपेयर फॉर सच प्रोफेशनल एग्जाम्स। रीज़न बीइंग, जस्टिफाई करते हैं कि आप ये चीज़ समझो कि सीए एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, आप बोर्ड्स के बच्चे नहीं हैं, ठीक है। बोर्ड्स आप दे चुके हैं, आप पास हो चुके हैं, आ गए 90+, ठीक है। अब आ गए आप प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स में। आप प्लीज़ ये समझिए आईसीआई का जो रिज़ल्ट है ना, वो फाउंडेशन का 15% हो चुका है। आईसीआई क्लियरली कह रहा है कि मेरे को 100 में से 100 बच्चे नहीं चाहिए सीए बनते हुए, मेरे को सिर्फ 15 बच्चों को सीए बनाना है 100 में से, ठीक है। तब उनको कैसे रिमूव, 85 बच्चों को कैसे रिमूव करेंगे वो, एक पेपर को टफ बनाएंगे। या तो उनके पास दो ऑप्शन होता है, या तो एक पेपर को टफ बना दे, कोई भी पेपर हो सकता है वो, हम पेपर के बारे में नहीं बात करेंगे कि कौन सा पेपर टफ आएगा। एक पेपर, चारों पेपर में से एक पेपर टफ आएगा, ठीक है। या तो दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि चारों ही पेपर को एवरेज बना दे, सो दैट बच्चे का एग्रीगेट ही ना बने। ये 2 तरीके से बच्चों को मेंटली तोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए कि एक पेपर टफ आएगा ही आएगा। अब ये मत प्रेडिक्ट करिए कि कौन सा पेपर टफ आएगा। अच्छा,
इस बार सीए इंटर लॉ में पेपर टफ आया था, तो अपना शायद लॉ का पेपर टफ आया। अच्छा भैया, लास्ट अटेम्प्ट में ना जनवरी में मैथ्स का पेपर टफ आया था, तो इस बार भी लॉ का पेपर ही टफ आएगा, ज़्यादा चांसेस यही लॉ की तरफ ही करते हैं। प्लीज़ डोंट प्रिडिक्ट दैट। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस बार सितंबर में सबको लग रहा था कि सीए इंटर के ग्रुप 1 के पेपर में टैक्स का पेपर टफ आएगा, क्योंकि सितंबर 24 में टैक्स का पेपर टफ आया था, तो सितंबर 25 में भी टफ आएगा टैक्स का पेपर। हुआ क्या, बच्चों को लॉ के पेपर में ही तोड़ दिया गया है। तोड़ा नहीं, बेसिकली ब्रूटली तोड़ा है, बच्चे उठ ही नहीं पा रहे थे, ठीक है। और टैक्स का पेपर देखना मे बी डुएबल ही आएगा, ठीक है। तो डोंट प्रिडिक्ट एनीथिंग, बी एक्ट लाइक अ मेच्योर एस्पिरेंट, और चारों ही सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करो। मैं इसीलिए आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि हर एक सब्जेक्ट में एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट फॉलो करो। एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट ही यही कहता है दोस्तों कि अपन क्या करेंगे, अपन 3/4 सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे ना कि उसमें से कुछ भी पूछ ले अपन आंसर करके आएंगे। दैट्स इट। मैं ये नहीं कह रहा कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 5 ही आनी चाहिए, 6 में से 5 आने चाहिए, नहीं। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप एक्यूरेसी के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, आप 100% सिलेबस को कवर करके नहीं जा रहे, आप 3/4 ही सिलेबस को कवर करके जा रहे हैं, बट आप उसको परफेक्ट करके जा रहे हैं ना, तो 6 में से 4 तो लेके आएंगे, 3.5 तो लेके आएंगे, बस इतना लेके आ गए ना दोस्तों, आप एग्जामिशन लेके आ जाएंगे, ठीक है। सो जस्ट रिलैक्स। लास्ट पॉइंट दोस्तों, सेकेंड लास्ट पॉइंट। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गिव अप करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता दोस्तों, ठीक है। आप इतनी दूर तक आए हैं सिर्फ यहाँ पे क्विट करने के लिए नहीं, इतनी दूर आए हैं कि आप इतनी दूर इसलिए आए हैं कि बस 7 दिन और सरवाइव कर जाएं, पहला पेपर दे लें, आपका सारा डर गायब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अपनी मेहनत की रिस्पेक्ट करना सीखो। आपने इतनी मेहनत से पिछले 2 महीने से 3 महीने से पढ़ रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट का रोज़ मुंह देख रहे हैं, तो आप बस इस जर्नी को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। सीए फाउंडेशन से सीए इंटर में टाइम आ चुका है। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी दिन हैं आपके पास ना, ये 7 दिन और वो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जो आपको 4 दिन जो 1.5 डेज़ मिलते हैं ना, उन सब दिनों में ना दोस्तों पूरी जान लगा दो, गो ऑल द वे। आपको अगर 14 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, 14 घंटे पढ़ो। अगर आपको 18 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, प्लीज़ डू दैट, क्योंकि सिर्फ 7 दिन तो पढ़ना है ना दोस्तों, सिर्फ 7 दिन की बात है ना। मैं पूरी ज़िंदगी बोल रहा हूँ क्या पढ़ने के लिए? नहीं। और मैं कभी कहता भी नहीं सीए फाउंडेशन वालों बच्चों को कि 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ो, कभी नहीं कहता, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़रूरी है पढ़ना। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं किया ना दोस्तों, तो मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेहनत कर ली ना, तो भी गेम चेंज हो सकता है। जो अभी तक मेहनत करते आया है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्विट कर दिया, वो फेल हो गया। बट जो अभी तक धीरे धीरे भी चलते आ रहा था ना, और यहाँ पे अपनी स्पीड बढ़ा ले और अपने आप पे भरोसा दिखा दे और मेहनत कर लेना ज़ोरों से, पास हो जाएगा वो दोस्तों। अभी ये जो कुछ दिन है ना, वो रिज़ल्ट डिसाइड करते हैं कि जो अभी तक मेहनत करते हैं वो अगर कंसिस्टेंटली और मेहनत कर देगा ना, तो वो अगर पास होने वाला रहेगा तो रैंक लेके आ जाएगा। और अगर अभी तक आपने थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन भी करते हैं ना, बट अपने आप को स्पीड अप कर दें और अच्छे से मेहनत कर ले 12-14 घंटे डेली बेसिस पे, तो आप जो जस्ट वो श्योरिटी नहीं थी पास होने की, अब वो श्योरिटी हो जाएगी, आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट मुझे कहना था आप लोगों को। और लास्ट पॉइंट, मुझे एक कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा था कि अभी तक उन्होंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया चारों सब्जेक्ट में से, तो कैसे उनको ये 7 दिन प्रिपरेशन करनी चाहिए। सी दोस्तों, अगर अभी तक आपने एक भी सब्जेक्ट का कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया ना, लाइक कुछ भी नहीं, तो आप ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आ सकते हैं। मैं उसका रीज़न बताने की कोशिश करता हूँ। जब आप कुछ भी नहीं पढ़ते ना दोस्तों, तो आपके अंदर कोई डर नहीं रहता, आपने मेहनत की नहीं है तो आप नर्वस भी नहीं होते, आपको एंजाइटी भी नहीं होती, आपको ओवर थिंकिंग भी नहीं होती कि मेरी मेहनत बर्बाद ना हो जाए, मैं फेल ना हो जाऊँ। तो आपके पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये 7 दिन आपको जो करना है करो, आपका ऑल इंडिया रैंक 1 आना कन्फर्म है, ठीक है। सो प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट। आपको कोई भी डाउट हो, कोई किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या हेल्प चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, आपको नेक्स्ट वीडियो उसी पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।